सैद्धांतिक पक्ष तो है अपना, उसका व्यावहारिक पक्ष के कुछ अमुक झलक हम आज अभी इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। कि जैसे हम पाषाण काल, फिर ताम्र काल, फिर कांस्य काल, जैसे इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, उस क्रम में अभी अगर हमारा एज क्या है, प्लास्टिक एज विच इज गार्बेज, और सिलिकॉन एज, वो भी गार्बेज। सो दैट इज अप टू अस टू डिसाइड व्हाट एज वी आर इन। बट जैसे मैं सुबह वो पहले व्याख्यान में ही उस सवाल को उठाया था कि ये काल क्रम जो है हमारी भारतीय सभ्यता या भूखंड, इस भारतीय भूखंड पे वो लागू नहीं होगा, तो व्यवहार में हमें उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये है वही पंचानन नियोगी द्वारा लिखित एक और मोनोग्राफ आयरन इन एंशिएंट इंडिया। उसमें से मैंने जितने भी उन्होंने उत्खनन से मिले अवशेष को उसमें बताया है, उन जगहों को मैंने चिन्हित किया है। तो आप देखेंगे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो लोहे के अवशेष उत्खनन में अवशेष मिले हैं वो भारत में सर्वव्यापक है, और जो वो अवशेष मिले हैं उनकी गुणवत्ता भी सामान्य है, एक रूपता है, यूनिफॉर्मिटी है। ये तब संभव है जब सेंट्रली ये लोहे के अवयव बन रहे हों और वो डिस्ट्रीब्यूट होते गए। ये तो हमारे यहाँ पे कभी था नहीं। या फिर एक ऐसा सामान्य ज्ञान हो जो सर्वव्यापक रहा हो और हर जगह में लोग उसी ज्ञान को अपना करके लोहे के अवयव बना रहे थे। जैसे अभी एक यूनिवर्सिटी है, उसके बहुत सारे कॉलेजेस हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, पाठ्यक्रम एक है, एग्जामिनेशन मोड एक है, तो आउट ग्रेजुएट्स के क्वालिटीज भी सिमिलर होंगे ऐसी अपेक्षित है। तो उसी तरह का एक पैन इंडिक आयरन प्रोसेसिंग नॉलेज का ये इस आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के माध्यम से हम डेफिनेटली उसको इन्फर कर सकते हैं, या अनुमान हम इस पे लगा सकते हैं। ये तो सभी लोगों ने इसको देखा भी होगा कि लौह स्तंभ मेरठ में था, मेरठ। और बोला जाता है कि जो तोमर राजा थे उन्होंने इसको एक तरह से कुछ परिकल्पना करके जगह बदला था। फिर उसके बाद खिलजी ने आकर के इसको यहाँ पे ला करके रखा और जहाँ पे रखा, ये तो एक खैर मंदिर का प्रांगण था ही, अब उस मंदिर को ध्वस्त करके अभी इसको लौह स्तंभ को वहां रखा गया। यहाँ रखने के बाद भी इस पे बारूद से हमला हुआ था, और उस बारूद से हमला होकर के स्तंभ पे थोड़ा उस पे प्रभाव तो पड़ा, लेकिन मेजर प्रभाव उसका उस तोरण में पड़ा। बारूद इस पे लग करके उस तोरण में जाकर के उस तोरण को ध्वस्त कर दिया। देखिए उसके पीछे जो ये कंप्लीटली वो डिस्ट्रॉय हो चुका था बारूद की वजह से, लौह स्तंभ को कुछ नहीं हुआ। तो उससे आप उसकी क्वालिटी को परख सकते हैं कि कितना वो स्ट्रॉन्ग रहा होगा। और अभी भी इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जंग नहीं लगा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, दुनिया भर में एक ऐसा बुद्धिजीवियों का ग्रुप है जो रेगुलरली चेक करता रहता है कि कहीं पे इसमें जंग आ गया कि नहीं आ गया है। तो जैसे ही आए तो वो तुरंत एक शोध पत्र निकालेंगे, हाँ दिल्ली के लौह स्तंभ में जंग आ गया। बहुत बड़ी, ये मजाक में नहीं कह रहा हूं मैं, इस प्रकार के लौह स्तंभ कम से कम 4 जगहों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के धार में मिलता है ये, भुवनेश्वर में इरेक्टेड नहीं है बट लाइंग डाउन बीम्स को, बट इससे बहुत सारे 3 टाइम्स 2.5 टाइम्स बिगर थिकर है। तीसरा, चौथा है मुकाम्बिका टेम्पल, कोडाचाद्री जिसको बोलते हैं, जहाँ पे अभी कोलूर मुकाम्बिका टेम्पल का एक पूरा प्राचीन ध्वज स्तंभ था, ये कोडाचाद्री पिलर बोलते हैं। आज से 10 साल पहले शोध पत्र निकला था, कोडाचाद्री पिलर हैज स्टार्टेड रस्टिंग। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा टोली मतलब भर के बैठा है कि कब इसमें जंग पकड़े और कब हम शोध पत्र लिखे इस पे। तो आप भी शायद उसमें जुड़ सकते हैं इसकी। हाँ, बिना, अब इसमें बहुत ही रोमांचक विषय ये है कि जो सीरियस मेटलर्जी पेपर्स भी छपे हैं पिछले 20-30 सालों में,
इसकी नॉन रस्टिंग प्रॉपर्टी पे तो बहुत लोगों ने काम तो किया है, और ये मेरा परम सौभाग्य रहा। और इस समय मैं उनको स्मरण करते हुए बहुत ही गर्व भी अनुभव कर रहा हूँ। प्रोफेसर आर बालासुब्रमण्यम आईआईटी कानपुर के थे, और उन्होंने सर्वप्रथम इस पे बहुत ही विशाल रूप से काम करके स्थापित किया कि ये इसमें जंग क्यों नहीं लग रहा। ये दुर्भाग्य वाली बात है कि उनकी बहुत ही अल्प आयु में वो उनका देहांत हो गया था। मात्र वो केवल 46 के थे, 46-47 के थे जब उनका देहांत हुआ था। तो उन्होंने, उनके द्वारा लिखित किताब है दिल्ली आयरन पिलर। तो पाया गया कि उसमें फॉस्फेट का एक कोटिंग है। फॉस्फेट में PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड हो गया, तो उसके कुछ सॉल्ट फॉर्म में इसका बहुत ही थिन कोटिंग दिखाई पड़ता है। ये बालासुब्रमण्यम जी के शोध से ही पता चला। वो मेटलर्जिस्ट थे, बहुत ही विश्वविख्यात स्थापित मेटलर्जिस्ट थे वो। अभी वर्तमान काल में टाटा स्टील में जहाँ पे आयरन का प्रोडक्शन होता है स्टील मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, या फिर जहाँ बोकारो में या फिर सेलम में, एक्टिवली क्या हो गया है अभी आयरन प्रोसेसिंग में, फॉस्फर को निकाला जाता है। ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड के वजह से जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बने हैं उसमें एक स्टेप में एक्टिवली वो फॉस्फर कंपोनेंट को निकाला जाता है। तो ये एकदम काया पलट है, विपरीत तरीके से लोहे को प्रोसेस करना, जो कि पारंपरिक विधि में वो था नहीं। अब पारंपरिक विधि इंडस्ट्रियल मेथड नहीं था। अब इसको बनाने के लिए पता नहीं कितने लोहार एक साथ काम करते रहे होंगे, कितनी बड़ी भट्टियां बनी होंगी। अब रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं, इसलिए हैंडीक्राफ्टेड आइटम आज भी जो है हर आइटम यूनिक होता है। ये वो मशीन प्रोडक्ट नहीं है कि एक बोतल इस तरह से बन गया तो 1000 बोतल इसी तरह से बन जाएंगे। तो ये नॉन रिप्रोड्यूसिबिलिटी की वजह से बहुत सारे ऐसे सीरियस मेटलर्जिस्ट ने भी इसको ऐसे लिख दिया कि ये तो एक तरह से तुक्के में बन गया था। अब अगर एक नगर है उसमें एक विशाल मंदिर है, तो ऐसा नहीं है ना कि हर जैसे घर एक के साथ है कि उतने विशाल मंदिर एक के बगल में एक होंगे। एक नगर में हो सकता है एक बहुत ही विशाल मंदिर होगा, और उस विशाल मंदिर में एक ध्वज स्तंभ होगा। अब अगर उस तरह से ज्यादा इनको नहीं मिला तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक अनोखा अचंभा हो गया, ये तुक्का लग गया है। पर इस तरह के तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा लिखित शोध पत्र हैं कि ये एक विचित्र, इसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं है। एक और रिप्रोड्यूसिबिलिटी की बात आती है, इसको डमास्कस सोड। डमास्कस, अनुमान लगाइए ये क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है, अथवा किसी कोई विशेषण है ये? हाँ, ये जगह का नाम है, और सीरिया में है ये। और न सीरिया में इसका प्रोडक्शन होता है, न सीरिया में इसके खनिज प्राप्त होते हैं। भारत से गए हैं लोग, और ये भारत में बंगाल से लेकर के ये पूर्वांचल एरिया, और जिसको कुछ साल पहले तक नक्सल बेल्ट बोलते थे, ऑल द वे टिल कर्नाटका, ये पूरा रीजन आयरन प्रोसेसिंग में माहिर था। और मुख्य रूप से ये दमिश्क तलवार को बनाने के लिए जिस स्टील का प्रयोग होता था, उस स्टील का नाम है ऊड्स स्टील, WOOTZ, ऊड्स स्टील। अब अंग्रेज थे, उनको उच्चारण आती नहीं थी। ये दरअसल मेरी मातृभाषा से गई हुई शब्द है, उरुक। उरुक तेलुगु एज वेल एज इन कन्नड़ा, उसमें उक्कू हो जाता है वो। अब वो उक्कू अंग्रेज को उच्चारण करने में दिक्कत हुई, तो उसने उसको ऊड्स कर दिया, और अभी आज भी हम इसको ऊड्स स्टील के नाम से पढ़ करके समझ रहे हैं इसको। स्टील के उत्पादन में आज भी एक ये सरल स्टेप नहीं है। अब फेस डायग्राम मैंने दिखाया था सुबह पहले व्याख्यान में, कॉपर और जिंक को कितनी मात्रा में किस तापमान तक मिलाएंगे तो आपको अलॉय मिलेगा। उसी तरह से आयरन और कार्बन का मिश्र धातु ही स्टील होता है, बट उसमें कार्बन की जो मात्रा है वो बहुत ही सटीक रूप से नियंत्रित होनी चाहिए। 0.1%, जैसे 2.1 to 2.3% के बीच में कार्बन है, तभी वो स्टील जो बनेगा वो वुड स्टील का क्वालिटी रहेगा उसमें। अगर 2.1 से कम हुआ कार्बन का परसेंटेज तो वो रॉट आयरन हो जाएगा, 2.3 से ज्यादा हुआ तो वो पिग आयरन हो जाएगा। तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी। अब क्या है प्रॉपर्टीज? तलवार क्या काम आएगा?
आज तो खैर म्यूजियम में और घर में सजावट का काम आता है, बट जब तलवार बनता था क्या काम आता था तलवार का? युद्ध में सर काटने का। अब एक बार सर काटा तो उसकी धार चली गई तो कौन बैठ के उसकी धार को लगाएगा रणभूमि में? और वही तलवार अगर इतनी भारी हो गई कि वो जो सोल्जर है उठाते उठाते वो घोड़े से गिर गया, तो तलवार की क्या फिर उपयोगिता क्या है फिर? तो तलवार वैसा होना चाहिए जिसकी धार 100 सर को काट ले और धार बनी रहे, और हल्का भी हो ताकि घुमा सके सोल्जर उसको लेकर के, और खुद ना गिर जाए या खुद के ऊपर ना गिर जाए। तो वो सारे प्रॉपर्टीज इस वुड स्टील में सेटिस्फाई होता था। बट अगेन वो जो विंडो है कार्बन का 2.1 टू 2.3, इतना एक्यूरेटली नहीं बट वो बहुत नैरो विंडो है कार्बन का, उसको आज हम भले ही एटॉमिक लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप अनुमान लगाइए आज से 1500 साल पहले जब तापमान को नियंत्रित करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था बिना ईंधन के, तो वास्तव में ये प्रोड्यूस करना अपने आप में एक चुनौती थी। और इसको तलवार तो कोई युद्ध अगर जा रहा है तो प्रधान सेनापति के हाथ में ही केवल तलवार होगा ऐसा तो कुछ नहीं है, सभी के हाथ में होना चाहिए, तो मास स्केल में प्रोड्यूस होता था। तो इसके लिए पूरी एक कम्युनिटी तैयार होती थी। उस कम्युनिटी अभी भी जो है, अगर कुछ इतिहासकार को पढ़ेंगे, एक है प्रोफेसर स्मृति कुमार सरकार, ये वाइस चांसलर बने थे कल्याणी यूनिवर्सिटी के, 2012 के बाद रिटायर हुए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ये हिस्टोरियन है, एंथ्रोपोलॉजिकल रिकॉर्ड किया है इन्होंने। एक ट्राइब होता है उसका नाम है अगरिया ट्राइब, अगरिया ट्राइब, जो आयरन बनाने में, आयरन की इसमें बहुत ही निपुणता रखते थे उसके। अभी भी अगर उस कम्युनिटी में देखेंगे, उस ईंधन को लाने के लिए एक वर्ग है, सब कम्युनिटी है, उसमें जो बेलोस को पैर से दबाएंगे हाथ से दबाएंगे, एक कम्युनिटी है जो केवल बेलोस को हाथ से ही दबाएंगे, और एक कम्युनिटी है जो बेलोस को केवल पैर से दबाएंगे, और इन दोनों के बीच में रोटी बेटी का रिश्ता भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब है कि एक टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज करने के लिए कितना ह्यूमन इन्वेस्टमेंट गया है, तो कितने सालों से ये पनपा होगा सोसाइटी में इस तरह का एक रूट लेने के लिए। तो ये डमास्कस सोड तो खैर बहुत ही इतना प्रचलन था कि इस चित्र में ये वास्तव में एक चित्रकार का कल्पना है, ये वास्तव में फोटोग्राफ नहीं है। ये रांची यहाँ से अधिक दूर नहीं है, झारखंड का जो कैपिटल है रांची के, रांची में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर है, वहां पे ये चित्र टंगा हुआ है। ये एक दृश्य को कोई वर्णित कर सकता है? इस दृश्य का वर्णन? हाँ, अलेक्जेंडर, आगे। पोरुस, ओके गुड। ये अलेक्जेंडर और पोरुस का संवाद या भेंट कह लीजिए। अब इसको इतिहासकारों ने कई ये दृष्टिकोण से लिखा है, डिपेंड करता है आप वामपंथी इतिहासकार हैं या दक्षिणपंथी इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार हैं या फिर गैर भारतीय इतिहासकार हैं। उन सब चीजों में मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। बट यहाँ पे पुरु जो है अलेक्जेंडर को कुछ भेंट दे रहा है, वो वही दमिश्क तलवार भेंट दे रहा है। तो उससे अधिक रोमांचक बात है उसके पीछे जो सेवक खड़ा है, बहुत ही सर झुका करके हाथ में कुछ लिए हुए। वो डब्बा देख के कैसा लग रहा है? वो डब्बा संदूक, छोटा संदूक है। लोअर टाइप नहीं, ब्लोअर टाइप नहीं, वो संदूक है, डब्बा है, खंजर नहीं। नहीं, उसको देखने में कलर जैसा लग रहा है, गोल्ड। वो वास्तव में गोल्ड का डब्बा है। लेकर के कहा एक लोहा का धातु तो हो गया, उसके तुरंत आगे बढ़ते हैं जिंक। अब जिंक का वही यशद जतु का आचार्य जी ने अपने व्याख्यान में उसका उल्लेख किया था, उसके बारे में मैं परिचित नहीं हूँ, पढ़ूंगा मैं उसके बारे में। बट जो जिंक का जो अभी वर्तमान काल का जो प्रयोग है वो भी रोमांचक है। जैसे यशद तो थे, तो सुबह बता दिया मैंने, खरपर है एक है, और चाइनीज में इसको ट्यूटनाग बोलते हैं, मेरी मातृभाषा में इसको तुत्तनागम बोलते हैं, अरबिक एंड तेलुगु में भी तुत्तनागम, अरबिक एंड पर्शिया में इसको तूतिया, इटालियन में भी इसको एक्चुअली तूतिया ही से बनता है। तो एक तरह से आप ट्रेड रूट को भी आप मैप कर सकते हैं, पेनिनसुलर रीजन, सी रूट से वो ट्रेड हुआ है, तो जो भी शब्द दक्षिण भारत में प्रयोग में था वही
प्रभाव किया है पूर्व में भी और पश्चिम में भी। उत्तर भारत में तूतिया का प्रयोग ज्यादा नहीं मिलता है, केवल यशद, जशद, जस्ता, यही तीन हमें, या खरपर, यही चार हमें प्राप्त होता है। ये इसको इसलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग संस्कृत के शोधकर्ता हैं, कि अगर ये संस्कृत का सौभाग्य भी है, दुर्भाग्य भी है। एक शब्द के इतने सारे अगर पर्याय हैं, तो उनको अमुक छंद में छंदबद्ध करने का एक हमारे पास ज्यादा फ्रीडम है। बट वहीं अगर मेरा जैसा व्यक्ति जिसको संस्कृत नहीं आता हो, वो उस एक शब्द के अगर 30 अर्थ हैं, तो उन 30 में से प्रसंग को देख करके कौन सा अर्थ सही बैठेगा, ये अनुमान लगा पाना सुलभ नहीं है। ये ऐसा ही कष्ट है जैसा अब अंग्रेजी में एक शब्द है फील्ड, FIELD। अब ये कृषक के लिए इस शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग है, एक मैथमेटिशियन के लिए इस शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग है। उसी प्रकार ये हर भाषा की एक अपनी एक अनोखा एक अंश है, बट संस्कृत में एक बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा है। जैसे सुबह ही मैंने दिखाया था, उरग, उरग अधिकांश सर्प होता है, लेकिन उरग को यहाँ पे लेड के कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। तो इस तरह से जब एक शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग में अनेक शब्द मिल जाते हैं, तो वो एक तरह से दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है। ये अब जिंक की एंटिक्विटी को देखेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से था, तो मैं इसको स्किप करूंगा, क्योंकि अब आते हैं प्रयोगात्मक अंश, जो मेरे मित्र अभी तक शायद वेट कर रहे होंगे। जिंक जो है, उससे पहले बता दूं, एक बहुत ही विलक्षण धातु है, क्योंकि उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर नहीं है। अन्य धातुओं के समान जिंक का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली क्लोजर है, जिसके कारण अगर आप खुले भट्टी में उस धातु को शुद्धिकरण या फिर एक्सट्रैक्शन का प्रयास करेंगे, तो वो तुरंत भाप बन करके उड़ जाएगा। अगर भाप बन करके उड़ा, तो जितना भी ऊर्जा ईंधन प्रयोग हुआ वो सब नष्ट हो गया, और कोई भी जो है वो नष्ट करने के लिए कार्य, मतलब नैसर्गिक रूप से कोई भी नहीं आगे आएगा। तो ये भारतीय चिंतना की एक बहुत ही विलक्षण देन है पूरे विश्व को, कि ऐसे भाप में परिवर्तित जसदे को कैसे पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से प्राप्त किया जाए सुलभ तरीके से। उसको इस एक वृंतक मूष यंत्र नामक यंत्र को प्रयोग करते हुए, जिसको डाउनवर्ड डिस्टिलेशन इंग्लिश में बोलेंगे, बेसिकली इस रिएक्शन के माध्यम से प्राप्त किया। खरपर खनिज रूप है जस्ते का, जो कि बेसिकली जिंक कार्बोनेट है, कैलामाइन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसका पहले ऑक्साइड में कन्वर्शन, जो कि जिसके लिए भेषजों का प्रयोग होता है, और फिर उस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को निकालना, तो आपको मिलेगा जिंक। अब जो एक विशेष प्रयोग हुआ है भारतीयों से, ये है वो डाउनवर्ड डिस्टिलेशन का। तो उसमें क्या करते थे, जमीन के नीचे, भूमि के नीचे एक घड़े को, खाली घड़े को रख देते थे, और ऊपर वाले घड़े में एक खरपर और अमुक भेषज, इन सबको भर करके उल्टा करके एक छिद्र लगा छोड़ करके ऐसे रख देते थे, और अग्नि संस्करण ऊपर से होता था। तो जो भी रिएक्शन मैंने पहले स्लाइड में दिखाया, जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के फिर जिंक ऑक्साइड जिंक में कन्वर्ट होना, वो ऊपर वाले घड़े में हो रहा है। और जैसे ही जिंक वेपर्स फॉर्म हो रहे हैं, वो कहीं एस्केप नहीं हो सकते हैं, वो सीधा उस छिद्र के माध्यम से नीचे ही जाएंगे। जब वो नीचे जाएंगे, ऊपर में मान लीजिए टेम्परेचर 300, 400, 500 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि अग्नि ऊपर से दी जा रही है पूरी तरह से। लेकिन दूसरा घड़ा जहां वो भाप नीचे की ओर जा रहा है, अधोगति हो रही है उस भाप की, वहां पे टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से हो सकता है 2-3 डिग्री कम हो, भूमि के अंदर है ये। तो इतना टेम्परेचर वेरिएशन ग्रेडियंट के कारण वो भाप त्वरित ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जब ऊपर का अग्नि दमन हो जाता है 3-4 दिनों के बाद,
उसको आते हैं, ऊपर वाले घड़े को निकालते हैं और नीचे वाले घड़े से उनको 100% शुद्ध जस्ता प्राप्त होता है। यही इसी का वर्णन इस श्लोक के माध्यम से रसरत्न समुच्चय में हमें इसमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वृंताकमूषायाम शोषयित्वा निरुध्य च, तो मूषोपरि न्यस्य खर्परम प्रथमेत प्रत्यः खर्परे प्रहृते ज्वाला भवे नीला सिता यदि, तो फ्लेम का कलर, जब उस फ्लेम का कलर में परिवर्तन होगा तब वो रिएक्शन के एंड को इंडिकेट करेगा। मतलब सटीक वे में डिस्क्राइब करके रखा है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें कुछ अपना अलग से बुद्धि लगाना होगा। और भारत में ही ये पहली बार हुआ था जब जस्ते का आविष्कार एक तरह से हुआ, और उसी कारण यहां से जो निर्यात होता था जिंक, आज नहीं, आज से हजारों साल पहले से भी बहुत ही भारी मात्रा में यहां से वो निर्यात होता था। अब वर्तमान काल में भी ये शोध का विषय है। आप लोग अनुमान लगाइए अभी कि जस्ते का प्रयोग प्रायः कहां हो रहा है अभी वर्तमान काल में, आपके अनुमान में। लोहे का तो सरिया बनता है, उसका प्रयोग तो आप लोग जान रहे होंगे, पर जस्ते का आज भी विश्व भर में उतना ही डिमांड है जितना 1000 साल 1500 साल पहले था। तो कहाँ यूज होता है? खेती में। कहाँ पे? खेत में कहाँ पे जिंक? नहीं, आप नहीं नहीं, उसमें क्या कहते हैं उसको, फर्टिलाइजर में जिंक के सॉल्ट्स हैं, जिंक के कंपाउंड्स हैं, उसके लिए तो आप खरपर भी तो यूज कर सकते हैं। जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड और जिंक, तीनों में बहुत अंतर है। वो सब उसके खनिज रूप हैं। मैं शुद्ध जस्ते की बात कर रहा हूँ। नहीं, वो जो बड़े भांड अथवा उसमें जिंक अगर यूज करेंगे तो जिंक मेल्ट हो जाएगा तुरंत। जिंक उसके लिए यूज नहीं होता है। सॉरी, बैटरीज में यूज होता है जिंक। हाँ, बैटरी में यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसमें भी अभी बहुत सारी परिवर्तनें आ चुकी हैं, फ्यूल सेल आ गया, बट फिर भी अभी भी भारी मात्रा में बैटरीज में यूज होता है। दैट्स राइट। उसके अलावा जिंक कहाँ पे यूज होता है? नो आइडिया। लोहा में कहाँ पे यूज होता है? एक्चुअली आजकल जो लोहा बनता है, क्योंकि हम फास्फोरस से निकाल रहे हैं बाहर, तो वो बहुत जल्दी जंग पकड़ लेगा। उसको अगर वो एक इमारत में सरिया को हम रीइंफोर्समेंट की तरह यूज किए हैं, उसमें जंग पकड़ गया, तो उस भवन का शक्ति जो है उसमें उस शक्ति क्षीण हो जाएगी। तो लोहे के सरिये को जंग पकड़ने से बचाने के लिए उसमें जिंक का लेप लगता है। इसी को टेक्निकली सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं, कि जंग पहले जिंक पे लग जाए, और जब वो मतलब उसका जो शेल्फ लाइफ है उस सरिये का वो बढ़ाता है जिंक। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल एप्लीकेशन में ही जिंक का प्रयोग होता है आजकल। बट आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, आप ये अनुमान लगाइए जिंक की इतनी भारी मात्रा में कहाँ पे प्रयोग होता होगा। ये वास्तव में रिसर्च का विषय है, क्योंकि ये अभी तक किसी ने खोज नहीं निकाला है। क्या खोज निकाला है वो मैं दिखाऊंगा। तो इसमें हमारा इंडिया का पोजीशन आज भी जिंक के हिसाब से अच्छा ही है। बड़ी बात इसमें यह भी है कि चाइनीज के ग्रंथ में हम लोगों को ये प्रमाण मिलता है कि उन्हें जिंक के बारे में इंडिया से ही पता चला। और लेकिन हमारे इंडियन लिटरेचर और पाठ्यक्रम की पुस्तिकाएं जिंक के बारे जब भी उल्लेख आता है तो कभी इंडियंस को इसमें श्रेय देने का कष्ट अभी तक उठाए नहीं है। कॉपर यहाँ से ज्यादा नजदीक है सुल्तानपुर एक जगह। आप में से कितनों ने कॉपर के कड़ा या फिर कॉपर का कुछ चूड़ी पहना है? आपने देखा होगा, जिन जिन किसी को भी पहनते हुए देखा होगा कि बहुत जल्दी उसमें हरे रंग का एक परख चढ़ जाता है ना? तो वो ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर ऑक्साइड इज मैलाकाइट ग्रीन। तब लेकिन ये 1850 के आसपास अलेक्जेंडर कनिंगहैम इसका उत्खनन करते हैं। उनको ये सुल्तानगंज से मिलता है, लगभग 8 फीट का
प्योर तांबे का ये बुद्ध का मूर्ति, और इसमें ना कहीं वो हरे रंग का परख, ना इसमें कुछ परिवर्तन। ये भी, इसको भी दिखाने के लिए दिखाने का तात्पर्य ये है कि हमारे यहाँ केवल लोहे को जंग से मुक्त करने के लिए लोहे का प्रोसेसिंग नहीं होता था। जो भी धातुएं हमारे यहाँ पे प्रोसेस होती थी उनको जंग से बचाने के लिए, क्योंकि क्या था, हमारा परम लक्ष्य क्या था, अब वो अमरत्व को पाने के लिए, और अमरत्व तक पहुंचाने की जो साधना थी वही हमारी धातु शास्त्र या रसायन शास्त्र थी। तो उस कारण चाहे वो तांबे का बने या पीतल का बने या लोहे का बने, जंग उसमें नहीं पकड़ता था। वो दैट वाज, वो उनको उनकी बनाने की वो एक प्रक्रिया थी उसमें। अब मुख्य, अब तो एक और मिश्र धातु आता है ब्रास। ब्रास जैसे मैंने सुबह भी बताया था, तांबा और जस्ते को मिलाएंगे तो ब्रास मिलेगा। जस्ते का उल्लेख बहुत बाद में आता है, मैं डेटिंग का वो स्लाइड आएगा अभी, बट पीतल का उल्लेख हमको बहुत पहले से मिलता है। एक मैंने पहले वाले व्याख्यान में दिखाया था वो तुथ का, अगर तुथ का एक अर्थ जिंक निकला तो अर्थशास्त्र में तुथ जिंक का उल्लेख आएगा, तो डेटिंग में परिवर्तन होगा। दूसरा ये है कि पीतल का शतपथ ब्राह्मण से लेकर के हम लोगों को एविडेंस मिलता है कि पीतल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि अधिकांश कर्मकांडों में पीतल को प्रयोग करने का एक उल्लेख कई जगहों में हम देखने को मिलता है। बट पीतल दो प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में उसको इंटेंशनल ब्रास यानी संकल्पित ब्रास, और एक्सीडेंटल ब्रास संयोगवश ब्रास। अब इन दोनों में भिन्नता क्या है? अब मान लीजिए मैं कॉपर को प्रोसेस करना चाह रहा हूं, तांबा मैं निकालना चाह रहा हूं, बट मेरे पास ऐसे कोई संसाधन नहीं थे कि मैं केवल कॉपर के जो खनिज रूप का जो कॉपर है उसी को मैं चिन्हित कर सकूं। जब मैं खनिज रूप कॉपर को चिन्हित बटोर रहा हूं तो एक्सीडेंटली जिंक के खनिज भी मिल जाते हैं उससे, और जब मैं कॉपर ओर को प्रोसेस कर रहा हूं तो जिंक के ओर भी प्रोसेस हो रहे हैं उसके साथ साथ, और अंत में केवल कॉपर ना मिल करके मुझको कॉपर और जिंक का मिक्सचर मिल रहा है जो कि पीतल है। इस तरह से एक्सीडेंटली अगर कॉपर ओर और जिंक ओर मिक्स होकर के ब्रास बना तो उसको एक्सीडेंटल ब्रास बोलेंगे। और ऐसे ब्रास में मात्र 13% जिंक की उपस्थिति होगी, बाकी 87% उसमें कॉपर होगा, उस ब्रास जो एक्सीडेंटली बना है। इंटेंशनल ब्रास में 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है। बट अब इसमें सवाल यह आएगा कि एक्सीडेंटल ब्रास में 13% ही क्यों? कोई इसको बताने का प्रयास कर सकेगा? जब इंटेंशनल ब्रास में 40% तक बढ़ सकता है तो एक्सीडेंटल ब्रास में मात्र 13% ही क्यों? वो एटॉमिक साइज पे निर्भर करेगा। आपको पता नहीं था कि इसमें कितना जिंक था, तो नेचुरली वो मिक्स हो रहा है, तो वो एटॉमिक साइज और उसको गवर्न करने वाले जो थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स हैं वो प्रिवेंट करते हैं कि ये 13% से ज्यादा ना हो। तो तभी अगर किसी आर्टिफैक्ट, किसी अवशेष, उत्खनन के अवशेष में पीतल मिला और उसमें जिंक अगर 13% से लेस है तो उसको एक्सीडेंटल ब्रास बोलेंगे। बट वही अगर 40%, 50% भी अगर हमको जस्ते का माप मिला तो वो इंटेंशनल ब्रास है। तो अभी आप बताइए, इंटेंशनल ब्रास बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? प्योर कॉपर और प्योर जिंक, तभी मैं उसको अपने संकल्पित मात्रा में मिक्स कर पाऊंगा। तो मतलब अगर प्योर ब्रास, इंटेंशनल ब्रास मिला है और उसमें 40% जिंक है, तो इसका ये मतलब है कि तब भी जिंक का उपयोग में समाज में था। यही पॉइंट को मैं ड्राइव होम करना चाह रहा था। बट वही पीतल का भी बहुत सारे पर्याय हैं, रीति, रीतिका, पित्तल, आरकूट, आर स्वर्ण का कृत। यहाँ पे आरकूट और आर ये पीतल के लिए केवल अर्थशास्त्र में ही देखने को मिलता है, और अर्थशास्त्र के जो भाष्यकार रहे हैं उन्होंने इसको ये बोला है कि ये ग्रीक शब्द
ऑरियोकैल्कस ग्रीक शब्द है जो कि पीतल के लिए वहां पे यूज हुआ था, वहां से प्रेरित आराकूटा आया है। तो एक वांडा मॉर्टन यूरोपियन लेडी हैं, उनका एक प्रश्न था कि इंटेंशनल ब्रास दुनिया में सबसे पहले किसने बनाया। एक्सीडेंटल ब्रास तो कोई भी बना सकता है, लेकिन इंटेंशनल ब्रास किसने पहले बनाया। तो इस सवाल से वो आगे बढ़ती हैं और अल्टीमेटली उनका आंसर, निष्कर्ष यही निकल के आता है कि भारत में ही सबसे पहले इंटेंशनल ब्रास भी बना। जैसे मैंने कहा था कि अब बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, तथा वैश्वानरम पित्तलम सदाशिना विवेशतामिति। फिर यहाँ पे भी कात्यायन श्रौत सूत्र में पित्तल का ये आता है, फिर स्वर्ण कृताम का ये आता है। तो मिक्सिंग, ये तो मैंने सीमेंटेशन प्रोसेस बताया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फर्स्ट मेड ब्रास इंटेंशनली एंड वेयर। तो वांडा मॉर्टन का ये बहुत ही प्रमुख सवाल था। तो जैसे मैंने कहा, इसका आंसर यही आता है कि वो भारत में ही हुआ था। बट अगेन फेस डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है कॉपर और जिंक का। मैं फिर से इस बात को रेखांकित करना चाह रहा हूं कि वो हमारे पूर्वज इस फेस डायग्राम से परिचित बिल्कुल नहीं थे। वो किस तकनीक को अपना करके वो इंटेंशनल ब्रास बनाने में सक्षम थे, ये हमको नहीं मालूम, बट इतना मालूम है कि वो बनाने में सक्षम थे। तो, एक और मिश्र धातु है कॉपर के साथ, अगर टिन को मिलाएंगे तो वो बन जाता है कांस्य और ब्रॉन्ज। तो उसके हड़प्पा काल से लेकर के अभी वर्तमान काल तक चोया ब्रॉन्ज, और जो डोकरा आर्ट है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल में डाउन टिल साउथ जहां से मैं आता हूं, ये चोया ब्रॉन्जेस फ्रॉम स्वामी मलई, ये सब बहुत विश्वविख्यात है। बाय द वे, आप लोगों में से ये इस तरह के आकृतियों को बनाने की विधि को एक नाम से पढ़े होंगे। इसको बनाने की विधि कैसे रही होगी, मतलब पूछने का तात्पर्य ये है, जैसे ये अगर आप ये लक्ष्मी जी का मूर्ति को भी देखेंगे तो उनके साड़ी के चुन्नट को भी मूर्ति में उतारा गया है। ये कैसे, छैनी से किसने किया होगा, कि ये कैसे संभव है फिर। सांचा, तो और विस्तार में बताइए। तो उसको, उस पद्धति को क्या बोलते हैं। कास्टिंग अलग चीज है, बट सांचा आप लोग कुछ बोल रहे थे, प्रयास कर रहे थे, बताइए। हाँ, मोल्डिंग, कास्टिंग सब एक जेनेरिक टर्म्स है, बट यहाँ पे सर जो बता रहे थे, पहले वैक्स का बनता है। लेकिन आप लोग संस्कृत शोध करते हैं, तो मैं वो शब्द का वहां पे, उस पद्धति के शब्द के पीछे मैं उत्सुक हूं सुनने के लिए। क्योंकि ये जो नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इसको वो लॉस्ट वैक्स मेथड से जानते हैं। लॉस्ट वैक्स मेथड बोलते हैं इसको। और कुछ लोग जो थोड़ा अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, तो उसका फ्रेंच वर्ड यूज करते हैं, सिरे पेरड्यू, और वो बोल करके अपने आप को थोड़ा गर्व भी अनुभव करते होंगे। बट ये जहां से ये पद्धति उत्पन्न हुआ, उसका नामकरण जहां पे हुआ, वो नाम आज लुप्त है समाज से है। बट इसका संस्कृत नाम क्या होगा। मधुचिष्ठान विधि, मधु उच्चिष्ठान विधि। तो मधु का वैक्स से अल्टीमेटली मधु का उच्चिष्ट है ये एक्चुअली। तो मधु उच्चिष्ठान विधि ये प्रचलन में बिल्कुल नहीं है, ये लुप्त हो गया है, बट शिल्प शास्त्र में इसका वर्णन देखने को मिलता है। तो उसी से पहले मोम को बना करके, मोम में आप बारीकी से आप उसमें नक्काशी कर सकते हैं, जो नक्काशी जिसको एक उर्दू वर्ड है। जो भी आप इंट्रिकेट पैटर्न्स, उड़ीसा में जाएंगे तो कि फिलिग्री वर्क होता है सिल्वर का, फिलिग्री भी बहुत ही फाइन टेक्निक। वैक्स में आप जो चाहे उससे आप खेल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बहुत ही महीन मिट्टी, उसका लेप लगाएंगे, उसको सूखने देंगे, फिर उसके ऊपर मिट्टी से उसको ढकेंगे, ऊपर से एक छिद्र को छोड़ करके, फिर पिघले हुए धातु को उस पर डालेंगे। तो क्या होगा, मोम पिघल जाएगा। उसके लिए एग्जिट होने के लिए भी एक रूट है।
जहां जहां मोम पिघला वहां वहां जाकर के वो द्रव्य धातु बैठ जाएगा, और जैसे वो ठंडा होगा तो वो जो सांचा बना था उसका वो रूप ले लेगा। तो तभी वो ब्रॉन्ज में इस तरह का बारीक वर्क्स को हम देख सकते हैं। अगेन फेज डायग्राम के बारे में नहीं था। अब ये सौभाग्यवश जो जिसने ये कथनी कहा वो एक गोरा है, क्योंकि अगर एक गोरा किसी चीज को एक बार भी कह दे तो वो सत्य प्रमाण हो जाएगा। हम जैसे भारतीय गधे की तरह चिल्ला चिल्ला करके भी बोलें तो घर की मुर्गी जैसे ही रहेंगे। तो इसके क्रैकडॉक महोदय के शोध कार्य से क्या पता चला कि झावरमाला माइंस जो उदयपुर के नजदीक निकट है, वहां पे ही जिंक सबसे पहले उत्पन्न हुआ। मेनी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ जिंक, मेनी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ जिंक, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना टन का उत्पत्ति होता होगा जस्ते का वहां पे। अर्लीस्ट डेटेड जिंक माइंस इन द वर्ल्ड, अर्लीस्ट नोन सेंटर ऑफ जिंक प्रोडक्शन। तो कम से कम एक गोरे ने कह दिया तो भैया उस गोरा तो झूठ नहीं बोल सकता है, तो इसको तो हम लोग प्रमाण मान करके पाठ्यक्रम में ही ला दें तो अच्छी बात होगी। एक और व्यवहारिक पक्ष पूछ रहे थे, तो इस पे कुछ एक जो प्रश्न जो भी था बहुत अच्छा प्रश्न था कि हम इससे देख करके क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उसमें मेरे ही एक शोध का मैं सारांश में बताने का प्रयास कर रहा हूं अभी। अम्ल जो है, दो दो प्रकार के अम्ल उपलब्ध हैं, एसिड्स जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के अंतर्गत क्या क्या आता है? सिट्रिक एसिड, और जितने भी हमारे नींबू और दाड़िम फल, इमली, इन सब से जो भी रस अम्ल निकलता है वो ऑर्गेनिक अम्ल के अंतर्गत आता है। और इसका प्रयोजन चरक संहिता काल से लेकर के वर्तमान काल तक भी हर घर गृहस्थी, जहाँ पे अभी भी किचन है, जहाँ पे स्विगी और जोमेटो ने कब्जा नहीं किया है, तो वहां पे ये अभी भी चल रहा है, इस तरह के एसिड का प्रयोजन। एक और एसिड है, वो है मिनरल एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एक सर्वमत ऐसा है कि भारतीयों को, प्राचीन भारतीयों को ये मिनरल एसिड का ज्ञान नहीं था, और ये भी मुगलों की तरह ऐसे पर्शियंस का ही हमारे लिए देन था, जिसके कारण हम लोग सीख सके। और ये बात सच है कि एक नया शब्द का प्रयोग 15वीं शताब्दी के बाद से लिखे जाने वाले रसशास्त्र की किताब में आए, वो शब्द है शंख द्रावक। अब शंख द्रावक यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। वर्तमान काल में कहीं पे भी आयुर्वेदिक फार्मेसी में जाएंगे या आयुर्वेदिक ग्रंथ को देखेंगे तो शंख द्रावक का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमें 15वीं 16वीं शताब्दी से पहले किसी भी ग्रंथ में ये शब्द देखने को नहीं मिलता है। बट इससे ये स्थापित नहीं होता है कि प्राचीन भारतीयों को मिनरल एसिड्स का ज्ञान अथवा प्रयोग पता नहीं था। तो ये मेरे लिए रिसर्च क्वेश्चन था, तो हमने इसको थोड़ा गहराई में देखा। तो कुछ जैसे यवक क्षारा है, इससे निकले जाने वाले नाइट्रिक एसिड 16 सेंचुरी से मालूम है। लेकिन जो भी हो, मेरा इंटरेस्ट ये था कि 12th या 10th सेंचुरी से पहले हमें कुछ ऐसा ग्रंथ मिले जिसको हम लोग रिप्रोड्यूस कर सके लैब में और दिखा सके कि इसमें भी एसिड फॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए तो ये सब ये चीज है। मतलब इस विषय में प्रफुल्ल चंद्र राय ने कुछ गहराई में लिख दिया था। उन्होंने थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगा के छोड़ा कि क्या प्राचीन भारतीयों को मिनरल एसिड पता था। उन्होंने ना उसको सकारात्मक रूप में उसका उत्तर दिया, ना नकारात्मक, उसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद के आने वाले अनुयायियों ने उसको बिल्कुल ये कह दिया कि नहीं, भारतीय प्राचीन भारतीयों को मिनरल एसिड का ज्ञान नहीं था। तो he wrote that the earlier text on medicine do not speak of any mineral acid। ये है जो आप उल्लेख कर रहे थे, सुब्रायप्पा, ऐसे डीएम बोस एंड केवी सुब्रायप्पा, इनसा का पब्लिकेशन है ये। उन्होंने ये लगभग 1960 63 या 62 में निकला था। तो उन्होंने एक तरह से घोषित कर दिया था कि प्राचीन भारतीयों को मिनरल एसिड का ज्ञान नहीं था। तो ये अगेन अर्थशास्त्र का एक श्लोक ये देखने को मिलता है कि जाति हिंगुलकेन
पुष्पकाशीसेन वा गोमूत्रभावितेन दिग्धेन अग्रहस्तेन संस्पृष्टं सुवर्णं श्वेती भवति। सकेसर स्निग्धो मृदुर्भ्राजिष्णुश्च निकषरागः श्रेष्ठः। अब इसका जो पहला वाक्य जो 23वां श्लोक है वही विचार करणीय है, क्योंकि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पे क्या बोला जा रहा है कि इफ द एज ऑफ द पाम डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ वर्मिलियन विच इज जातिहीन गुणक और सल्फेट ऑफ आयरन विच इज फेरस सल्फेट पुष्पकाशीसा इन काउस यूरिन, गोल्ड इज टच्ड, इट बिकम्स व्हाइट। ये तभी पॉसिबल है जब मिनरल एसिड वहां पे फॉर्म हो रहा हो। तो यानी कि हमने सिंपली क्या किया, गोमूत्र लिया और उसमें आयरन सल्फेट डाला। बोला यही गया है कि गोमूत्र में आयरन सल्फेट डालो, उसमें एक बूंद हाथ से लो, सोने को छुओ तो वो सफेद हो जाएगा। सोने को परखने का एक विधि था वो। अब केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसका समीकरण बैठाएं तो ये तभी पॉसिबल है जब मिनरल एसिड फॉर्म हो रहा हो, और वो भी मिनरल एसिड ऐसा जो कि गोल्ड से रिएक्ट करे, क्योंकि गोल्ड तो जनरली अमरत्व को प्राप्त हो चुका है, ऐसे सामान्य रूप से किसी से वो रिएक्ट नहीं करेगा सिवाय पारा के। पारा के साथ वो अमेल्गम हो जाएगा, बट यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो बहुत बहुत ही पावरफुल एसिड होगा। वो पावरफुल एसिड होगा तो यहाँ पे लेकिन ये क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा तो यहाँ पे क्या है कि केवल फेरस सल्फेट और गोमूत्र है यहाँ पे। तो इसको एक्सपेरिमेंट, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। गोमूत्र का पहले पीएच मेजर करो। पीएच मतलब अम्ल तत्व कितना है उसका। पीएच 7 से नीचे हो तो वो एसिड है, पीएच 7 से ऊपर हो तो वो अल्कली है, बेस है, पीएच 7 हो तो न्यूट्रल है। तो गोमूत्र का हमने पीएच मेजर किया तो वो 6.5 मतलब 7 के आसपास आया। अब जैसे ही उसमें फेरस सल्फेट डाला तो पीएच जो है 2.5 पे आ गया। तो गोमूत्र में केवल फेरस सल्फेट डालने के कारण अगर पीएच इतना कम हो रहा है तो ऑब्वियसली मिनरल एसिड फॉर्म हो रहा है। अब मिनरल एसिड को उन्होंने स्टोर नहीं किया, बट कैसे बनाना है और कैसे उसको यूज करना है ये ज्ञान तो उनके अंदर था। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट था जिसको हम लोगों ने किया और पब्लिश भी कर दिया था। उसी तरह सुश्रुत संहिता में भी एक इस तरह का श्लोक आता है जहां पे इन सीटू फॉर्मेशन ऑफ एसिड का उल्लेख देखने को मिलता है, और ये भी चरक संहिता से ही निकला हुआ है। तो हो सकता है ये बहुत ही सिंपल डूइंग एक्सपेरिमेंट, हालांकि हमने तो इसको कर दिया, इसका ये पेपर छप भी गया है अभी। तो इस तरह से अगर हम सीरियसली एक श्लोक को भी लेकर के आगे बढ़े तो जिस तरह से एक लैब को यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की बात चल रही है, तो इन सब काम करने के लिए आराम से एक तरह से केवल एक एक्सपेरिमेंट ही नहीं, एक रिसर्च पब्लिकेशन भी इससे आ सकता है। तो ये सरलता से मतलब सामान्य रूप से इसको लेने की बात नहीं, इसमें गंभीरता पूर्वक विषय सोचने वाली बात है। अब क्योंकि मैं बताया कि ये सिद्धा टेक्स्ट में भी मैं काम करता हूं, तो एक जो काम था लौह भस्म जो आयुर्वेद में बनता है, उसी तरह से सिद्ध मेडिसिन में उसका एक पैरेलल डिस्क्रिप्शन है। तो कैसे सामग्री को इकट्ठा करना, सामग्री की गुणवत्ता को कैसे परखना, उसका शुद्धिकरण कैसे करना, फिर उसके बाद कौन कौन से भेषज तत्वों को उसके साथ मिला करके आगे बढ़ना, और अंत तो गति जब वो पदार्थ भस्म बन जाए उस भस्म को टेस्ट करना कि वाकई में ये औषधि रूप में देने लायक है कि भी नहीं। तो उसी क्रम में ये एक कार्य था। तो मैं इस पे डिटेल पे तो नहीं जाऊंगा। जैसे ये शुद्धिकरण की बात आती है तो हॉर्स ग्राम को हिंदी में क्या बोलेंगे? कुलत्था नहीं, हाँ कुलत्था, कुलत्था। आप लोगों ने सुना है कि नहीं पता नहीं, कुलत्था ही बोलेंगे उसको। आपने नहीं सुना तो मैं और कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि कुलत्था ही होगा। तो जो रॉ मटेरियल है उसको कुलत्था के उस कषाय में कई बार उसको प्रोसेस करने के बाद वो प्यूरिफिकेशन का स्टेप है। जैसे रॉ हीट इट रेड हॉट क्वेंचिंग इन कुलत्था डिकॉक्शन एंड देन रिपीट दिस प्रोसेस 21 टाइम्स। 21 टाइम रिपीट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्योंकि इसको कर रहे थे तो पहले कुछ स्पेक्ट्रल यंत्रों से द्वारा इसका मेजरमेंट लिया, फिर पहले साइकिल के बाद मेजरमेंट लिया, उस तरह से हर एक की स्टेप में मेजरमेंट लिया कि क्रमशः क्या परिवर्तन आ रहा है देखने के लिए। फिर
इस औषधि को बनाने की विधि ऐसी है कि आप प्यूरिफाइड वो कांता कांता को लो, उसमें बनाना का जो राइजोम है, कदली का जो कंद है, कदली कंद का जो एक्सट्रैक्ट है, उसको मिला करके उसको उसको क्या बोलते हैं, उसको भावी देना, भावना देना बोलते हैं उसको। तो पीसना उसको, लगातार रगड़ते रहना। फिर उसके रगड़ 12 घंटों के बाद ये लिमोनिया एसिडिमिया, ये कैथी कैथी का जो पेड़ है ना, बेल जिसको, नहीं बेल नहीं, बेल कैथा कैथा या कैथी जो भी बोले, उसके बार्क यानी कि वल्क, वल्क का, हाँ ऊपर का चमड़ा जो वल्क, उस, उसके बार्क का एक्सट्रैक्ट को लेकर के 12 घंटा। फिर सहजन सहजन के पत्ते एवं वो वल्क का वो, और अंत में नींबू का रस। तो ये देखिए, मतलब ये 4 भेषज को मिलाने के बाद एक ई स्टेप को फॉलो करेंगे तो वो एक तरह का औषधि बनेगा। और दूसरे में केवल जो फाइकस रेसिमोसा, उसको हिंदी में फिग बोलते हैं, इंग्लिश में अंजीर, अंजीर 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 का एग्जैक्ट अंजीर नहीं है, अंजीर का मिलता जुलता वो चचेरा या मेरा भाई टाइप का है, फाइकस रेसिमोसा। हाँ उदुम्बर, करेक्ट। केवल वो अगर मिला करके अगर हम 48 आवर्स के लिए ये भावना देंगे तो वो दूसरा एक औषधि बनेगा। दोनों औषधियों को हम लोगों ने बनाने का प्रयास, बनाने में सक्षम रहे। और उसको बनाने के बाद, उस प्रोसेस के बाद, अब उस पे अग्नि संस्करण करना। तो उसके लिए जो मैंने पुट का विवरण बताया था, उस तरह पुट का विवरण इसमें भी आता है। और उसमें कितने उपले पड़ने चाहिए, उस उपलों का यहाँ पे तमिल में लिखा हुआ है, मतलब उसका डायमेंशन कितना होना चाहिए उस उपले का, रेडियस और थिकनेस। तो वो उतने लेवल तक का क्वांटिफिकेशन है। तो बीच वाले स्टेज में ही उसको जो पिछले वाले स्टेप का जो अंत में जो मिला था हमें, उसके टिकिया बना करके सुखा करके एक मृत भांड में रख करके इस तरह से बंद करना होगा। और ऊपर से इसको, मतलब ऊपर से नहीं, अंदर से इसको जलाना होगा फिर बंद करके। जब इसका अग्नि दमन हो जाए, हमने इसमें टेम्परेचर प्रोब लगा करके मेजर भी किया, क्योंकि दो भिन्न औषधि हम लोग बना रहे थे। एक वाले में डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्यूल अलग था, दूसरे में डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्यूल अलग था। तो दोनों का, इसलिए आप देख सकते हैं टेम्परेचर प्रोफाइल और हीटिंग प्रोसेस का भी अलग आया है। एक में 837 टू 884 है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर वर 837 एंड 884। तो ये इस प्रोसेस के बाद माना जाता है कि तो आपका भस्मीकरण हो चुका है। ये भस्मीकरण का प्रक्रिया है इसमें। तो ये सब जो आधुनिक यंत्र हैं, उनके द्वारा हम जांच परखेंगे कि क्या क्या अंत में क्या मिला है हमको। जैसे अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हड्डी को देखने के लिए एक मशीन है, रक्त प्रसार को ये देखने के लिए एक मशीन है। तो उस तरह से ऐसे बने हुए पदार्थों को देखने के विभिन्न मशीनों से हम इसको जब परखेंगे, रिजल्ट को मैं नहीं दिखा रहा हूँ। सारांश में इतना है कि इस इन सब औषधियों में जहाँ पे अधिक मात्रा में धातु का प्रयोग होता है, तो जनरली आजकल डॉक्टर, इनफैक्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी ऐसे औषधियों को प्रिस्क्राइब करने में 1000 बार सोचते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक, लिवर टॉक्सिसिटी बढ़ा देगा, ये कर देगा, वो देगा करके आयुर्वेदिक डॉक्टर्स उसको प्रिस्क्राइब बिल्कुल नहीं करते। तो उसमें शोध पत्रों में एक तरह से ये स्टेप अपनाया गया कि किसी तरह दिखाएं दे कि अगर वो धातु टॉक्सिक है, उसमें वो विष का तत्व है, तो इतने सारे संस्कारों के बाद जब भस्मीकरण हो जाएगा तो वो विष तत्व लुप्त हो जाएगा। ये साबित करने का भी प्रयास बहुत ही वाहियात तरीके से लिटरेचर में हुआ है, जो कि गलत है। तो क्योंकि अंत में जब भस्मीकरण हो जाता है तो केवल मेटल का ऑक्साइड ही रह जाता है, उसमें कोई भी औषधि तत्व नहीं रहता है, औषधि नहीं, भेषज तत्व नहीं रहता है। वो भस्म ही औषधि है, और भस्म जो है वो मेटल का ऑक्साइड फॉर्म है। तो इसमें जो दो भिन्न प्रकार के औषधि बनाए गए थे, एक था केपी, दूसरा था केसी। तो उसमें हम ये देखा गया था कि मेटल्स के तो नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं, और वो नैनो पार्टिकल्स में, क्योंकि यहाँ पे आयरन है बेसिक, तो आयरन का नैनो पार्टिकल है, और आयरन के ऊपरी सतह में सिलिकेट का कोटिंग हो रहा है।
ज्यादा मैं डिटेल केमिस्ट्री पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, बट सुबह भी अभी निदेशक महोदय के साथ भी बात हो रही थी, जब तक समाज में मनुष्य के उपयोग में आने तक कोई भी विद्या प्रचुर नहीं हो जाती है, तब तक उसको कोई महत्व नहीं रहता है। तो हेल्थ, स्वास्थ्य जो है मनुष्य के सबसे करीब है। अगर वो स्वास्थ्य के लिए जो भी हमारा पारंपरिक ज्ञान उपयोग में आएगा, तो वो बड़े मात्रा में उसकी सफलता होगी। ये बात हमें कोविड के दौरान बिल्कुल पता चला, क्योंकि कोविड के लिए एलोपैथी के पास अभी भी क्या है कि सर्दी जुकाम जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके लिए एलोपैथी में कोई भी दवाई नहीं है। एक एसाइक्लोविर एक है रामबाण उनके लिए, वो भी तुक्का, किसी वायरस पे काम किया तो किया, किसी पे नहीं किया तो नहीं किया। तभी एड्स का कोई दवाई नहीं निकला है। वायरल इन्फेक्शन के कोई भी दवाई नहीं निकल सकता है, क्योंकि एलोपैथी का जो मूल अवधारणा है कि बाहर से कुछ चीज अंदर आ गया, अब जो अंदर आया उसको मारो, उसको किसी तरह से बाहर निकालो। ये अवधारणा है एलोपैथी का, जिसको जर्म थियरी बोलते हैं। अब उसी एलोपैथी में एक होस्ट रिस्पॉन्स थियरी भी है, कि आपका जो शरीर का जो ये गुण वगैरह का इत्यादि का जो रचना है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और वात पित्त कफ का जो बैलेंस, संतुलन है, इसमें जब ये मान्यता है आयुर्वेद का और होस्ट रिस्पॉन्स थियरी का भी, कि रोग तब होता है जब ये संतुलन बिगड़ता है। तो किसी भी औषधि का कार्य ये होता है कि जो बिगड़े हुए संतुलन को पुनः संतुलित करना। जब वो संतुलन पुनः स्थापित होगा, तो जो रोग ग्रसित हुआ है वो निरोग हो जाएगा। फिर वो तो अंदर में चाहे वो वायरस आए, चाहे बैक्टीरिया आए, चाहे जिस किसी का भी बाप आए, उसको असर नहीं पड़ेगा। उसको केवल संतुलन को वापस लाना है बस। ये मूलभूत अंतर है। और ये कोविड के दौरान बहुत लोगों ने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि कैसे काढ़ा पीने से बहुत लोगों को फायदा हुआ, कैसे बहुत सारे घरेलू नुस्खों को अपनाने से फायदा हुआ। इसमें मानसिक प्रभाव भी होगा, उसका मैं नकार नहीं रहा हूं, बट कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जो औषधि परंपरा है, वो वायरल इन्फेक्शंस के लिए बहुत भारी मात्रा में प्रयोजन हो सकता है उसका। लेकिन क्या है कि अभी जो संस्थानें औषधियों को नियंत्रित कर रही हैं, उन तक ये औषधि, ये पारंपरिक ज्ञान का विषय पहुंचा नहीं है, क्योंकि वो भाषा, जिस भाषा पे वो समझते हैं, वो भाषा बिल्कुल अलग है। और जिस भाषा से पारंपरिक औषधि तत्व अपनी मूल धारणा को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं, वो भाषा बिल्कुल अलग है। तो ये मूलभूत अंतर के कारण ही अभी तक ये जनमानस में इसका भारी तरह से कमर्शियलाइज्ड प्रभाव नहीं पड़ा है। मलेरिया के लिए जो चाइनीज के जो टूटू को नोबेल प्राइज मिला था क्लोरोक्वाइन के लिए, उसके बाद हमारे भारत में भी आयुष मंत्रालय से बहुत सारा प्रोत्साहन मिला कि अगर जड़ी बूटियों का अभी देखिए, बट वो एक तरह से पैचवर्क ही था, क्योंकि मूलभूत विषय में अभी भी जो मेन स्ट्रीम मेडिसिनल पद्धति है वो इस भाषा को नहीं समझती है। तो मूल रूप में देखा जाए तो चाहे वो हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, या वेल्थ क्रिएशन, अर्थोत्पत्ति, अर्थ को उत्पन्न करने का बात आती है, रसायन, धातुशास्त्र, पदार्थ शास्त्र उसका नींव है। बिना उसके आप जितना भी दर्शन की बात कर लीजिए, जितना भी काव्य साहित्य रचना कर लीजिए, पेट भरने वाला जो कला है वो यहाँ से आता है, रसायन, धातुशास्त्र और पदार्थ शास्त्र से। जब पेट भरा होता है तब आप कविता रचना कर सकते हो। तो ना भूखा पेट कविता बना पाएगा, ना कविता को वो अनुभव भी कर पाएगा। तो ये बात मैं नहीं, और मेरी कपोल कल्पित बात भी नहीं है। अगेन सौभाग्यवश एक गोरे ने कहा, और इस बार गोरे को नोबेल प्राइज भी मिल गया है। अभी नहीं, पहले से मिल चुका था, तो और भी सोने पे सुहागा हो गया। उसका कहना था कि द कंट्री विच इज इन एडवांस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन केमिस्ट्री विल ऑल्सो बी फोरमोस्ट इन वेल्थ। रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र, पदार्थ शास्त्र में जो भी देश उन्नति को प्राप्त किया है, वो आर्थिक स्तर में भी उन्नति में ही रहेगा, ये इसका कहना है। अब ये इसकी भी कपोल कल्पित बात नहीं थी, क्योंकि अगर आप
एंगस मैडिसन करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्रज्ञ थे, जिनको वर्ल्ड बैंक ने या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक प्रोजेक्ट दिया था कि पूरी विश्व की जो जीडीपी जिसको बोलते हैं, जिसका हिंदी शब्द मुझे मालूम नहीं है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक ये मापन है जिसके द्वारा पता लगाया जा सकता है कि अमुक देश संपन्न देश है अथवा उतना संपन्न देश नहीं है। वो एक मापदंड के रूप में आप ले सकते हैं उसको। तो एंगस मैडिसन को ये दायित्व दिया गया था कि 2000 वर्षों में पूरे विश्व का आप वो आर्थिक मापदंड पे काम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, प्रारंभिक 2000 वर्षों का ये उनका खोज है। तो जो भगवा रंग दिया गया है, मैंने नहीं दिया है, शोध पत्र में या नेट में वैसे दिया गया था तो मैंने उठाया है। तो वो भारत का है और वो 1500 साल तक विश्व के जीडीपी में 1/3 कंट्रीब्यूशन था उसका। अब 1500 से 1600 के बाद से देखेंगे थोड़ा सा हम्प है, उसके बाद क्षीण ही होता जा रहा है। अभी मात्र 6 और 7% के बीच में हमारा जीडीपी है। तो इतने संपन्न हम कैसे हुए? काव्यालंकार के बल पे? ठीक है, कालिदास तो थे, बट कालिदास ने क्या इतना कर दिया था कि लोग उसके ऊपर पैसा फेंकने लग गए कि हमारी आर्थिक संपत्ति इतनी बढ़ गई। केवल रसशास्त्र, धातुशास्त्र, पदार्थ शास्त्र के कारण हम बनाने में सक्षम थे, धातुओं को बनाने में सक्षम थे, धातुओं को निर्यात करने में सक्षम थे, जिसके कारण हम ये अर्थ को स्थापित कर पाए और विश्व में हमारी आर्थिक स्थिति यह थी। ये किसी के मतलब बेसिक ये ओपिनियन अथवा राय नहीं है, ये शोध है, इसका आप उल्लेख यहाँ पे दिया, आप लेकर के चेक भी कर सकते हैं। तो यही हमें देखने को मिलता है कि हमारा राष्ट्र संपन्न था और उस संपन्न राष्ट्र के पीछे रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र और पदार्थ शास्त्र का ही मैक्सिमम योगदान रहा है, क्योंकि वही एक ऐसा शास्त्र है जो डायरेक्टली अर्थ को प्रोड्यूस करने में सक्षम रखता है। तो फिर से मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद